जी हाँ, मैं मनमोहन शर्मा जी की बात कर रहा हूँ। वो हमारे बीच में मौजूद हैं। ये बड़े मेरे लिए पर्सनली प्राउड की बात है। शर्मा जी, इस दिल्ली के इतिहास में एक घटना घटी है। मुझे जब कहीं से पता चला तो मैंने खोजबीन की। आप सब लोगों ने YouTube पे शायद कुछ चीज़ें देखी होंगी। 1966 में हमारे देश में संतों ने गोहत्या के रोक के ऊपर एक कानून को लेकर के प्रदर्शन किया था संसद भवन के सामने, और उस दौर में संसद भवन तक तमाम प्रदर्शनकारियों को इजाज़त थी, वहाँ तक जा सकते थे, प्रदर्शन होता था। उन तमाम सारे संतों ने, उनमें बहुत सारे बच्चे थे, उस समय बहुत सारी औरतें भी मौजूद थीं, इंदिरा गांधी से मिले थे और कहा कि ऐसे ऐसे आपको इस पे गोहत्या पे बैन लगाना है। वादा किया, वादा संतों ने मान लिया, लेकिन वादा खिलाफी जब हुई तो उन्होंने आंदोलन किया और आज़ाद भारत के अंदर पहली बार दिल्ली को सेना के हवाले सुपुर्द किया गया। और ये ध्यान में रखते हुए कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी उस वक्त कि अगर आप दिल्ली पुलिस से किसी गोली चलाने का आदेश देंगे तो शायद न वो माने, तो कश्मीर से स्पेशल पुलिस को बुलाया गया। और मुझे भी ये शायद जानकारी बहुत लेट मिली, मैं समझता हूँ बहुत सारे दूसरे लोगों को भी मिली होगी। और शूटेड साइट के ऑर्डर दिए गए पार्लियामेंट के सामने, और मनमोहन सिंह साहब उस वक्त, शर्मा जी उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर थे, पार्लियामेंट चल रही थी। तमाम लोगों ने कहा कि साहब शायद कोई प्रदर्शन हो रहा है और टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी शर्मा जी वहाँ से निकले। और आप सोचिए कि रेड क्रॉस रोड को आप याद करें और इधर को कृष्णा मेनन रोड को याद करें, तो जिस किस्म का नरसंहार इस भारत में हुआ है वो तो मैं समझता हूँ कि 1984 में भी नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त इस बात की हिदायत दी गई, क्योंकि बहुत कम 1 या 2 एजेंसी होती थी और अखबार भी बहुत कम होते थे, कि इस खबर में सिर्फ सरकार की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी कि कुछ 5 लोग मारे गए हैं, और कोई 2500 के लोग आसपास मारे गए थे जो शर्मा जी के जूते, शर्मा जी के पैंट खून में लथपथ थे। वो हमारे बीच में बैठे हुए हैं। तो मैं ये कोई नई बात नहीं मानता कि हमारे देश में वीर सावरकर के साथ क्या हुआ है। हम तो आज़ादी के बाद के बहुत सारे लोगों के साथ देख रहे हैं हम क्या हो रहा है। तो हम जिस चीज़ के गवाह हैं तो हम ये मान सकते हैं कि जिन लोगों ने हिंदू टेरर की कहानी गढ़ी, जिन लोगों ने और दूसरे चीज़ें की, वो किस तरीके से लोगों को फंसाते हैं। और पवन जी ने बात शिक्षा की कही। मुझे याद है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नूरुल हसन, इरफान हबीब, RS शर्मा, रोमिला थापर, ये पूरा एक गैंग था। और शायद हम लोग किसी की इज्जत करते करते या सम्मान देते देते हम ये भी भूल जाते हैं कि वो आदमी ने अगर कुछ ऐसा किया है तो उसको कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। मौलाना आज़ाद ने किताब लिखी है, इंडिया विंस फ्रीडम, सिंह साहब, और वो किताब उन्होंने अपने दौर में लिखी। और वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने जो बोर्ड बनाया उसमें कौन लोग थे, फिर शिक्षा की क्या पद्धति, वो भी है। लेकिन एक ये भी सच्चाई है कि मैंने वो भी एडिशन पढ़ा है इंडिया विंस फ्रीडम का जो उन्होंने खुद लिखा था, और वो भी एडिशन मैंने पढ़ा है कि जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे मरने के 30 साल के बाद ये 30 पन्ने इसमें जोड़ दीजिएगा। और आप में से अगर कोई उस लेटेस्ट एडिशन को पढ़े, वो हिंदी में भी ट्रांसलेटेड है, तो आप मौलाना आज़ाद के वो 30 पन्ने पढ़ लीजिए। कांग्रेस का सेकुलरिज्म, कांग्रेस का कम्युनलिज्म को उन्होंने सड़क को उतार के रख दिया है। और कांग्रेस को इतनी गालियां दी हैं, कांग्रेस को हिंदू पार्टी बताया है, कांग्रेस को RSS का एजेंट बताया है। ये वो शख्स कह रहा है जो भारत का पहला एजुकेशन मिनिस्टर था। तो हम उस एजुकेशन मिनिस्टर के बनाई हुई कमेटियां, उन लोगों को प्रमोट करने वाले लोगों के बारे में हमें पूरी उम्मीद है कि आप समझेंगे कि जब वो पढ़ेंगे तो जब वो खुद अपने ज़माने में एक सच इतिहास नहीं बोल पाए और अपने मरने का इंतज़ार करने के 30 साल बाद उन्होंने कहा कि ये पन्ने जोड़ देना, अगर उनके ज़माने में छाप देते तो उनकी क्या हशर होता। तो ये भी एक सच्चाई है। लेकिन हमारे देश में एक और चीज़ हो रही है कि पॉलिटिकली रिलेवेंट क्या है। आज अम्बेडकर की रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है।
तो अम्बेडकर का भवन भी बनेगा, उनके निर्माण जगह भी होगी, यहाँ भी डेवलप होगा, वहाँ भी डेवलप होगा, होना चाहिए। लेकिन जब राजनीति से आप महापुरुषों की परिभाषा तय करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वीर सावरकर के साथ बहुत सारे लोगों के साथ आप अन्याय करेंगे। और हमारे देश में तो ऐसी भी मिसालें मिलती हैं कि लोग जिस कमेटी के चेयरमैन थे, उसी कमेटी के चेयरमैन होते हुए खुद ही को भारत रत्न ले लिया उन्होंने। ऐसे भी हमारे यहाँ लोग मिले हैं। तो मैं ये कैसे मानूं कि भारत के अंदर वीर सावरकर को अगर कोई ये कहे कि उन्हें भारत रत्न देना चाहिए तो लोग इस पे विचार करेंगे। अब अगर पॉलिटिकल नैरेटिव ये भी है, देखिए मैं किसी सत्ता के खिलाफ या सत्ता के फेवर में नहीं बोलता, मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ बातों को सही पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए। और ये मेरे लिए पर्सनली इसलिए शर्म की बात है कि मुझसे लाहौर में जब लोगों ने ये कहा तो मुझे सच में बहुत दुख हुआ और मैंने इस बात को कंसीड किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जब हुकूमत में आए थे तो बड़ी साफगोई से कुछ लोगों ने लाहौर प्रेस क्लब में कहा कि हाँ, हमको डर था कि नरेंद्र मोदी एक एग्रेसिव पॉलिसी अपनाएंगे, नरेंद्र मोदी ये करेंगे, नरेंद्र मोदी वो करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो भी कुछ शुरू में कुछ कहा साल भर तक, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जब उन लोगों ने मुझसे कहा कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ बोल सकते हैं, पाकिस्तान को डरा सकते हैं, पाकिस्तान को युद्ध के लिए ले जा सकते हैं, हुर्रियत को गाली दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी भारत के 19 करोड़ मुसलमानों को नाराज नहीं कर सकते। और उसकी उन्होंने जो मिसाल दी उसको मुझे कंसीड करना पड़ा। मैंने कहा यस, यू आर राइट। और वो वाकया बताता हूँ क्या है। वो सब जानता है, भारत के सारे लोग जानते हैं कि हमारा जितना गुस्सा पाकिस्तान के तई है, पाकिस्तान के प्रति है, पाकिस्तान ने जो कुछ भारत में किया है पिछले 70 साल में, हम उन कबायलियों की घुसपैठ जो कश्मीर में हुई थी उसको कबायली कह के आपने घुसपैठ कहा। आज ओपन तौर पे उसका एक नया टर्म है आतंकवादी। तो तब भी आतंकवाद 1948 में था, 2018 में है। अब जो कुछ है उसके बारे में मुझे नहीं कहना, लेकिन सिर्फ इतनी बात कहनी है मुझे। हमको याद है उनका पहला भाषण जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया, और उन्होंने कहा कि 800 साल के बाद की गुलामी की वजह से आज हम अपनी पहचान खो चुके हैं। हो सकता है बहुत सारे दानिश्वर मुसलमानों को बुरा लगा, उन्होंने सब कुछ कहा। पाकिस्तान के 2 लोग भारत में रह रहे थे एक लंबे समय से, जाते थे आते थे, जाते थे आते थे। एक का नाम था अदनान सामी और दूसरी एक फिल्म निकाह की कलाकार सलमा आगा। इन 2 लोगों को भारत सरकार ने भारत की नागरिकता देने में चंद घंटे लगाए, चंद घंटे में उनको नागरिकता दे दी। यही सवाल मुझसे लाहौर प्रेस क्लब में कहा गया और ये कहा कि आप तो हिंदुस्तान के अंदर नारी की अबला, नारी की शक्ति, नारी की पूजा करते हैं, लेकिन आप ही के मुल्क के अंदर एक औरत पिछले 30 साल से भाग रही है, कुछ जिहादियों से, कुछ आतंकवादियों से, कुछ मुसलमानों से अपनी जान बचा रही है। आप उसे मनेसर के कमांडोज के अंदर घुसड़ देते हैं, कभी रातों रात उसको स्वीडन भेज देते हैं, लेकिन वो आज भी अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली के गुप्त स्थान पर रहती है। सरकार को पता है और ये सरकार भारत के मुसलमानों से डरने की वजह से उसको 1-1 महीने की नागरिकता देती है, 1-1 महीने का उसका वीजा बढ़ता है। मैं तस्लीमा नसरीन की बात कर रहा हूं। क्या वजह है कि तस्लीमा नसरीन को इस देश की नागरिकता मिलने के लिए इतना समय लग रहा है? सरकार इस पर बहुत कुछ सोचती है। क्यों सोचती है भाई? वो तो एक राइटर है, उस राइटर की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है।